दूसरा, एक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे मेरा बहुत ही निकट का संपर्क रहा। मैंने उनके साथ करीब करीब आधा दर्जन से अधिक बार प्रोग्राम किए राष्ट्रपति भवन में और विविध स्थानों पर। उनकी सहजता सरलता भी दिल को छूती थी। वो राष्ट्रपति ग्रस्त होने के बावजूद भी अध्यात्म के शिखर पर थे, ऐसा कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि वो सब व्यक्तित्व जिनको हम प्रेरणा पुंज के रूप में याद करते हैं, उनके साथ आपका इस प्रकार का सामीप्य रहा है, वो भी हमारे लिए अनुभव सुनना एक विशेष समृद्धि की बात हो जाती है। आपने जब ये बात कही तो मैं एक संक्षेप में मैं रोक नहीं पा रहा हूँ जी। एक दिन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन हमें दिखा रहे थे, साथ घूम रहे थे हम लोग। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। उनके सेक्रेटरी अशोक ने बताया, वो मैंगलोर से थे, कि एक बार वो घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, और अचानक उन्होंने देखा कि एक तितली पराग ले रही है फूल से, और वहीं से उन्होंने पैर रोके और मुड़ गए, ये जानते हुए कि अगर मैं पास से गुजरूंगा वो उड़ जाएगी, उसको खलल पहुंचेगा अपनी कार्यविधि में। हम मुनियों को यह सिखाया जाता है कि अगर कहीं कबूतर दाना चुग रहा है तो मुनि पास में से तेजी से नहीं गुजरेगा, क्योंकि अगर वो तेजी से गुजरा वो उड़ेंगे, उनको खलल होगी, बाधा होगी। यह अध्यात्म के क्षेत्र के लोगों को सिखाया जाता है। वो राजनीति तो खैर नहीं, राष्ट्रपति का पद प्रथम नागरिक है, लेकिन आप देखिए उनकी कार्यप्रणाली थी। एक बार उनके सेक्रेटरी उनके पास वो लेके गए चार्ट के, मुझे कहा गुरुजी आप इनसे कुछ कहिए, ये भोजन समय पे नहीं करते हैं, कभी 3 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 2 बजे। तो मैंने कहा आप कहिए ना। बोले मैं तो एक दिन लेके गया था चार्ट। बोले क्या है? तो मैंने ऐसे कहा कि सर, बोले कि ये कोई खास बात नहीं। वो तड़के 3-4 बजे तक काम किया करते थे, लाखों लोगों से, बच्चों से मिले। वो जन्म देने वाले पिता जो हैं अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ये ऐसे प्रसंग है कुछ। ये आपकी बात सुनते हुए मुझे लगा कि जो बात मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकट करने वाली है, उसके सौंदर्य को उजागर करने वाली है, वो उसकी संवेदनशीलता है। और मुनि जी, ऐसा होता है कि जो प्रतिस्पर्धा का युग है और अधिकाधिक प्राप्त करने की होड़ है, उसमें मनुष्य औरों को छोड़े स्वयं के प्रति संवेदनशील रहे, ये पात्रता भी उसकी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एक संतुलन बना रहे, जैसे आपकी जो कार्य कुशलता है, आप इतने सारे कार्यों का उत्तरदायित्व, इतने सारे प्रकल्प चलते हैं, उनके लिए, उनको पूरा करने के लिए आप अपने समय को विभाजित करते हैं, अपनी ऊर्जा को किस किस तरह से प्रवाहित होना है, उसका एक स्वरूप आपके भीतर है। तो ये स्पष्टता, ये संतुलन, संवेदनशीलता रहे और उत्तरदायित्व भी नहीं। आपने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया। आज कठिनाई संतुलन की है। हमारी भारतीय संस्कृति में संतुलन पर बहुत चिंतन किया गया। उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जहां पर इन चारों के बीच में संतुलन होता है, वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। आज समाज में विकृतियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे जहां अंधी दौड़ होती है, वहां विकृतियां उत्पन्न होती है। आप भगवत गीता को देखिएगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए लीक से हटके उन्होंने अर्थ किया इसका, और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए उन्होंने कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन होता है, वहां पर विजय है, वहां पर भूति है, वहां पर श्री है, वहां पर लक्ष्मी है। आज कठिनाई है, ये संतुलन बिगड़ रहा है, और इस संतुलन को अगर ठीक करना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रणाली को ठीक करने की जरूरत है। वहां पर भी संतुलन की बात थी। वर्तमान का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। अशोक जी, ये साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में
एनिमल ब्रेन भी मौजूद है तो नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है। एनिमल ब्रेन जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती है, नियोकॉर्टेक्स परत वो है जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा है संतुलित विकास की। मेडिकल साइंस ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना अधिक आक्रामक हो जाएगा। जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। आज अपेक्षा है संतुलित शिक्षा प्रणाली की, सर्वांगीण शिक्षा प्रणाली की। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, शारीरिक शिक्षा पे भी ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, ये संतुलन टूट गया है और वहीं से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जरूरत है, अपेक्षा है संतुलन की, और जब संतुलन होता है जीवन में तो स्वस्थ समाज की संरचना होती है। जो आधुनिक विकास है और टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, डिजिटल इंडिया भी प्रकल्प है, और एक दूसरे से जुड़ने के लिए जो तकनीकी सहायक हो रही है वो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से अलग भी कर रही है। लोग अपने पास बैठे हुए मनुष्य की तरफ ध्यान नहीं देके और अपने फ़ोन में ही ध्यान देते रह रहे हैं। ये धीरे धीरे हम को और अधिक असंतुलित बना सकता है क्या? इससे कैसे बचा जाए? नहीं, ये बहुत बड़ी एक समस्या उभर कर के सामने आ रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी का अपना एक फायदा भी है। अगर झरोका है, हवा आएगी, रजकण भी आ सकते हैं, धूलकण भी आ सकते हैं। जरूरत है उसको इस तरह से झरोके को तैयार किया जाए कि धूलकण ना आए किंतु हवा भी ना रुके। ये विवेक अगर जागृत नहीं होगा तो आज ये व्हाट्सएप वगैरह इंटरनेट के कारण से देखते हैं, परिवार में भोजन की टेबल पे परिवार तो इकट्ठा हो गया है लेकिन सभी अपने अपने उसी में लगे हुए हैं। रोड क्रॉस करते हुए कानों में डाला हुआ है, चलते हुए कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंटरनेट के साथ साथ जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। तो संतुलन की बहुत ज़रूरत है। अति सर्वत्र वर्जयेत, उसका हम सदुपयोग करें, किंतु दुरुपयोग के कारण से ऐसा न हो कि हमारे अपने मानवीय संबंध जो है, पारिवारिक संबंध जो है, वो खतरे में पड़ जाए।